हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं BESC 134 ब्लॉक 2 यूनिट 8। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस इन एजुकेशन। तो इसमें इंट्रोडक्शन में बस ये बताया गया है कि एक्सक्लूजन मतलब जब ऐसा टाइम था जब हम एक्सक्लूड करते थे विमेन को, जो भी सोशली कल्चरली या फिर जो भी मार्जिनलाइज ग्रुप या होते हैं ना कि लाइक ऐसे सेक्टर, हाँ मतलब वैसे टाइप जो डिसेबल कम्युनिटी के होते हैं, तो इनको ना एक्सक्लूड किया जाता था, इनको इन्वॉल्व ही नहीं कराया जाता था एजुकेशनल सिस्टम में। ठीक है, तो इसका जो ये रास्ता था ना कि हाँ हम आजकल तो काफ़ी लोग इनफैक्ट सब पढ़ सकते हैं, राइट। किसी का ऐसा नहीं है कि तुम नहीं पढ़ सकते, हम रोक ही नहीं सकते, वो चीज़ें मतलब उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो जर्नी है ना एक्सक्लूजन से इंक्लूजन को लेकर, हम उसके बारे में स्टडी करने वाले। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ डाइवर्सिटीज़ इन सोशल ग्रुप। अब सोशल आपको मतलब डाइवर्सिटी हर फॉर्म में आपको देखने को मिल जाता है, लाइक रिलीजियस अलग होती है, वैल्यूज़, आपकी जेंडर अलग हो सकती है, आपकी अपीयरेंस, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब इसकी जो डायमेंशंस है ना वो अलग अलग डायमेंशन होते हैं। सबसे पहला आता है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी पे। तो क्योंकि हमें पता है इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कम्युनिटी है जिसमें लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा है, तो आप बोल सकते हो 121 अलग अलग मदर टंग है जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, मातृभाषा या वॉट एवर, मतलब जैसे होती है ना वो बोली जिसे बोलते हैं, बोली ही बोलते हैं, राइट। हाँ मतलब लैंग्वेजेस की भोजपुरी, इनफैक्ट बिहार में भी कई सारे हैं ना, भोजपुरी, मैथिली एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। तो वैसे ही ठीक है, बहुत ज़्यादा ही लैंग्वेजेस हमारे इंडिया में। तो लैंग्वेज का यूनिफॉर्मिटीज़ भी होती है, मतलब सेम कुछ कुछ सेम भी होते हैं उसके अंदर, और डाइवर्सिटीज़ भी होती है उसके अंदर में। ठीक है, तो ओवरऑल ये बताया गया है कि हमारे यहाँ लैंग्वेज बहुत ज़्यादा है, तो उसमें बहुत डायमेंशन लाइक बहुत डाइवर्स है। ठीक है, देन नेक्स्ट आते हैं सोशो कल्चरल डाइवर्सिटी पे। तो इसमें जो भी सोशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो बिलीफ सिस्टम होते हैं कि एक इंसान की मान्यता क्या है, उसकी रिचुअल्स क्या है, कौन सी चीज़ों को फॉलो कर रहा है, उनकी स्ट्रेटजी क्या है लिविंग की, उनकी कल्चर क्या है जो लाइफ से रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर में आती है। ठीक है, इसमें भी बहुत डाइवर्सिटी है इंडिया में। देन थर्ड इज़ इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। अब जो भी इकोनॉमिक स्टेटस होती है ना उसमें भी आप देखते हो एक रीजन या कंट्री में ना हर किसी का जो इकोनॉमिक लेवल है ना वो डिफरेंट है। मतलब हमारे यहाँ भी बहुत सारे हैं, लाइक लोअर मिडिल क्लास, पुअर मतलब जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, देन हाई क्लास, वैसे लाइक डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। इवन जेंडर डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ, अभी LGBTQAI ये सारी भी ऐड हो चुकी है, और मेल हाँ मेल फीमेल तो ऑलरेडी पहले से थी, तो इसमें भी डाइवर्सिटी है। एंड देन नेक्स्ट इज एबिलिटी, डिसेबिलिटी एंड डाइवर्सिटी। तो ये बोला जा रहा है ना कि इवन अगर डिसेबिलिटी को एक अम्ब्रेला टर्म भी माने ना, तो ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ एक चीज़ है कि कोई देख नहीं सकता तो वो डिसेबल है, वैसे नहीं, इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, और आप देखोगे जो डिसेबल लोग हैं वो जो हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 10% डिसेबल लोग ही है। हाँ वो डिफरेंट वे में डिसेबल हो सकते हैं, मेंटली डिसेबल हो सकते हैं, हो सकता है कि उनका एक पैर नहीं है, वो चल नहीं पाते सही से, वो लंगड़े जिसे बोलते हैं ना, तो वैसे वाले टाइम में। ठीक है, आई एम सॉरी अगर वो रूड साउंड करेगा, बट हाँ कई सारी चीज़ें होती है, लाइक कोई देख नहीं पाता, कोई सुन नहीं पाता, कोई बोल नहीं पाता, तो अलग अलग चीज़ें होती है इसके अंदर में। ठीक है, तो ओवरऑल ये बताया गया। देन अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ ए जर्नी फ्रॉम एक्सक्लूजन टू इंक्लूजन। वही एक्सक्लूजन से इंक्लूजन तक का जर्नी। अब ये जो जर्नी स्टार्ट हुआ था ना एक्सक्लूजन के साथ ही, देखो एक एग्जांपल अगर हम लें, तो अगर कोई भी अगर आपको ऐसा फेस नहीं करना पड़ता है प्रॉब्लम, तो आप सोल्यूशन की ओर जाओगे नहीं, राइट। तो प्रॉब्लम से ही स्टार्ट होती है किसी चीज़ का सोल्यूशन। तो पहले प्रॉब्लम अराइज हुआ, देन लोगों ने उसको मतलब क्या बोलते हैं, लोगों की नज़र में आई कि ये प्रॉब्लम है, उनको रियलाइज़ हुआ, एंड देन उसके बाद उन्होंने उसका सल्यूशन खोजने की ओर की। तो जो स्टेजेस है उसकी बात करते हैं। तो स्टेजेस ऑफ एक्सक्लूजन, सबसे पहला तो आप देखोगे एक्सक्लूजन बहुत ही लाइक ये डिस्ट्रॉय करता है एक पर्सन की फेट को। ठीक है, कम्प्लीटली, लाइक आप बोल सकते हो कि
फॉर सपोज जैसे पहले के टाइम पे अगर गर्ल्स का एग्जांपल है, बिकॉज मैं लड़की हूँ तो मैं गर्ल्स का एग्जांपल लूँगी, मैं बॉयज़ का नहीं लूँगी। तो मतलब अगर हम गर्ल्स की माने तो उन्हें पहले ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी कि नहीं जाना पड़ता है। तो इस टाइम पे जब लड़कियों को उस टाइम पे ये बोला जाता था कि नहीं तुम्हें क्या ही करना है पढ़ के, तुम्हें तो बस चूल्हा चौका संभालना है, तो रहने दो, तुम अपने भाई को पढ़ने दो, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम तुम्हें पढ़ा सकते हैं, नॉल वाली ये चीज़ें होती थी, ठीक है, पहले के टाइम पे। तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आती थी। वो ना एक इंसान के फेट को, अब सोचो उस लड़की पे क्या गुजरती होगी, उसकी तो पूरी हिम्मत ही, बोलते हैं ना जवाब दे दिया मेरा हिम्मत, वैसी वाली सिचुएशन हो जाती होगी, राइट। आप फुल्ली कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके हो अंदर से, वैसी वाली फीलिंग आती है, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज पर्सपेक्टिव ऑन इंक्लूजन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज़ फॉर अ यूगेनिसिस्ट लेंस। सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया है तो। हाँ, तो मतलब ये बताया जा रहा कि यूगेनिक्स, हाँ, ये स्टडी ऐसा है कि जब हम जो ह्यूमन स्पेसिस की जो क्वालिटी ऑफ मतलब जो क्वालिटी होती है ना, जो लाइफ की मतलब सॉरी एजुकेशन की जो क्वालिटी होती है ना प्रोवाइड करना, वो चीज़ें बहुत सबसे ज़्यादा, स्पेशली इवन अगर हम जेनेटिक डिफेक्ट्स की बात करें कि कई लोगों को जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं ना, और बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें होती हैं, लाइक उनके साथ प्रॉब्लम्स, लाइक आप बोल सकते हो जो डिसेबल लोग होते हैं ना, चाहे वो जैसे भी डिसेबल है, ठीक है, तो वैसे लोगों को भी मतलब एक्सक्लूड किया जाता था पहले, मतलब ऐसे लोगों को इंक्लूड नहीं करते थे कि नहीं आप नहीं पढ़ सकते ना, वो जो भी वो रीज़न देते हो, बट इनको भी एक्सक्लूड किया जाता था। देन द थर्ड इज़ एक्सटर्मिनेशन। अब ये जो प्रोसेस है ना, ये वैसा प्रोसेस है जो डिसेबल्ड पॉपुलेशन होते थे ना, उनको एक्सक्लूड किया जाता था हमारी जनरल पॉपुलेशन में से, मतलब मेन उनको अलग ही कैलकुलेट करते थे, और उनके साथ जो ट्रीटमेंट होती थी, बहुत सारी ऐसी ट्रीटमेंट होती है, उनको अलग एक्टिविटी में, लाइक बर्निंग, किलिंग, अबेंडनिंग, आपको पता है ये सारी चीज़ें बहुत प्रॉब्लम फेस करते थे वो, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज द एरा ऑफ एक्सेप्टेंस एज सब्जेक्ट ऑफ अम्यूजमेंट। अब इतनी सारी एक्सक्लूशन देखने के बाद कि सबको एक्सक्लूड किया जा रहा है, सबके साथ प्रॉब्लम हो रही है, तब आया एक ऐसा एरा जहाँ पे हम मतलब एक्सेप्ट कर रहे थे कि हाँ ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही बताया कि जो भी डिसेबल चिल्ड्रन थे वो सर्वाइव करते थे, मतलब जो भी वायलेंस, मतलब इतने वायलेंस होने के बाद उनके बाद जो सर्वाइव करते थे, चाहे वो कोई भी रीज़न्स हो, ठीक है, तो उनको मतलब सर्व करना, या फिर उनके बारे में मतलब हम रियलाइज़ कर देते कि हाँ ठीक है इनके साथ गलत हो रहा है, इनके साथ ऐसी करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज़ द एरा ऑफ लीगल डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रोहिबिशन। अब जब चर्च को एज अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन लाया गया था इस एरा में, तब डिसेबिलिटी को एक लेवल दिया गया था लीगल अनक्लीननेस का, ठीक है, कि वो साफ़ नहीं है, वो उन्हें एक्सक्लूड किया जाएगा, हम उनसे लीगली मतलब एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें आया, ठीक है, कि मतलब सोसाइटी में तो चलो वैसे नॉर्मल कामों में या फिर नॉर्मल लोगों की तरह ट्रीट करना तो स्टार्ट कर दिया था फिर भी, बट बाकी चीज़ों में जो लीगल एक्टिविटीज़ होती है, चर्च इंस्टीट्यूशन, जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और जो भी लीगल एक्टिविटीज़ होती है ना, स्पेशली उस चीज़ों में इंक्लूड नहीं करते थे, वो प्रोहिबिट करते थे उनको, ठीक है। देन नेक्स्ट आया द एरा ऑफ सिंपैथी एंड असाइलम, हाँ, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। अब जो सेकेंड फेज़ ऑफ क्रिश्चियन एरा था ना, जब क्रिश्चियन एरा का सेकेंड फेज़ चल रहा था, तो इसमें ना उन्होंने अपॉर्चुनिटी, मतलब उनको ये डिनाई कर दिया कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन मतलब सॉरी मतलब जिनको ये पहले बताया गया था ना कि आप नहीं आ सकते हो लीगल एक्टिविटीज़ में, तो उनको थोड़ा बहुत सिंपैथी देने लग गए थे, ठीक है, कि नहीं मतलब हमारा सिंपैथी आपके साथ, आप इंक्लूड हो सकते हो, ये मतलब थोड़ा बहुत एफर्ट मारा जा रहा था लोगों के थ्रू कि वो ना प्रोटेक्ट कर सके उनको भी, उनके राइट को, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। देन नेक्स्ट इज़ द एरा ऑफ आइसोलेशन एंड स्पेशल स्कूल्स। अब अगर हम 17th सेंचुरी की बात करें, तो जो भी इनह्यूमन अप्रोच होता था कि मारना पीटना, उनके साथ जल्लादों जैसा बिहेवियर करना, वो चीज़ें ना जो पहले पास्ट में फॉलो होती थी, उसको फुल्ली एबलिश कर दिया गया था, मतलब एटलीस्ट ऑन अ पेपर ऐसा एबलिश कर दिया गया था, ठीक है। तो एक फेट एस्टेब्लिश करी गई थी कि उनके पास भी कैपेबिलिटीज़ है, उनके पास भी कैपेसिटीज़ है कि वो कर सकते हैं कुछ, अगर उनको मौका दिया जाए तो इस दौरान जो 17th सेंचुरी था, इस दौरान उनको थोड़ा बहुत रिकग्निशन मिलना स्टार्ट हुआ था उनकी पोटेंशियलिटी को, कि वो भी सीख सकते हैं अगर उनको सिखाया जाए। देन नेक्स्ट आया द एरा ऑफ सेग्रीगेटेड सेटिंग, स्पेशल
क्लासेस इन रेगुलर स्कूल। अब अगर हम मतलब 20वीं सेंचुरी की बात करें ना, जब स्टार्ट हुआ था, तो 20वीं सेंचुरी में जो एजुकेशनल एरा था ना, मतलब जो एजुकेशनल एरेना है, मतलब उसका जो एजुकेशनल फील्ड है, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई थी, ठीक है। एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है, बिकॉज उनको एक स्पेशल क्लास दिया जाता था। मतलब रेगुलर स्कूल्स तो होते थे, उसके अंदर स्पेशल क्लास उनके लिए अलग से ऑर्गेनाइज कराया जाता था, ताकि उनके अकॉर्डिंग मतलब उनको एजुकेशन प्रोवाइड हो सके। क्वालिटी एजुकेशन है, लेकिन अलग से हुआ था, ठीक है। देन नेक्स्ट आया एरा ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसका मतलब ये था कि जब हम सारे बच्चों को, चाहे वो डिसेबल है या फिर नहीं है, उनको रेगुलर स्कूल में मिड 20वीं सेंचुरी की बात हो रही है, ठीक है, मिडिल ऑफ द 20वीं सेंचुरी। तो इस टाइम पे सारे को इंक्लूड, मतलब सबको नॉर्मल या एक जैसा ट्रीट करने की बात हुई थी, कि सबको एक जैसा मतलब पढ़ाई दिया जाएगा, एक साथ बिठाया जाएगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। देन नेक्स्ट आया इंटीग्रेशन एंड इंक्लूजन। अब इंटीग्रेशन का मतलब है जब भी हम किसी भी स्टूडेंट को, ठीक है, प्लेसमेंट के लिए, रेगुलर स्कूल के प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, ये सारी चीज़ें। और इंक्लूजन का मतलब है जो भी हमारा रेडिकल रिफॉर्म है ना स्कूल का, मतलब इन टर्म्स की जो भी फिलॉसफी फॉलो की जाती है, जो करिकुलम फॉलो किया जाता है, स्कूल का इन्वायरमेंट क्या है, एथिक्स क्या है, ये सारी चीज़ों को ना सबको प्रोवाइड होना और इक्वली प्रोवाइड होना। नॉट डैट कि डिसेबल है इसलिए आप उसको अलग कर दोगे, ये चीज़ें नहीं थी, ठीक है। तो इसका मतलब इस दौरान, मतलब जो ये इंटीग्रेशन एंड इंक्लूजन का फेज़ है ना, तो इस दौरान हम ये इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे थे कि जो लर्नर का जो पार्टिसिपेशन होता है ना, कितना वो पार्टिसिपेट कर रहा है चीज़ों में, और एक्सक्लूजन को कितना हम कम से कम कर रहे हैं, कि ड्रॉप आउट रेट्स कम हो, लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा वो एनरोल कर सके इन चीज़ों में। तो ये था ओवरऑल वो फेज़, कि कैसे कैसे हमारा एक्सक्लूजन से इंक्लूजन तक आया, ठीक है। देन नेक्स्ट है अप्रोचेस टू डिसेबिलिटी। मैं आपको टेक्स्ट बुक से समझा देती हूँ, तो मैं आपको बेसिक आइडिया दे देती हूँ। तो ना ये था कि जो अप्रोचेस थे ना डिसेबिलिटी को लेके अलग अलग थी। अगर हम बायोसेंट्रिक अप्रोच की बात करते हैं, तो इसमें ये माना जाता कि डिसेबिलिटी एक मेडिकल या जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से आती है, ठीक है। मतलब कोई भी जेनेटिकल प्रॉब्लम जो होती है ना, जो बायोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है, वो नेचुरल है, वो चीज़ें उसकी बॉडी में इन्वॉल्व है, तो उसके वजह से जो डिसेबिलिटी आती है ना, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो सकती है, कोई भी जेनेटिक प्रॉब्लम, तो ये आता है इस अप्रोच के अंदर में, ठीक है। ऐसे लोगों को मतलब इसके अंदर में इंक्लूड करा जाता था, और ये बोला जाता था कि इनके लिए भी स्पेशल स्कूल जो सेफ्टी वैल्यू को फॉलो करती है, जैसे मेन स्ट्रीम स्कूल्स होती है ना, जैसे नॉर्मल लोगों के लिए होती है, वैसे में इनको इंक्लूड करना। अगर हम रिहेबिलिटेशन अप्रोच की बात करें, तो ये मानते थे कि डिसेबिलिटी एक चैलेंज है, ठीक है, जो कि एक पर्सन का, मतलब आप बोल सकते हो मेंटली, ठीक है, कि मतलब वो जो मतलब जो एफर्ट होती है ना एक पर्सन की, उसको ओवरकम करना, मतलब काइंड ऑफ जैसे कि फॉर सपोज किसी ने हार मान लिया है ना टोटली, उसने कि नहीं मुझे ओवरकम ही नहीं करना, तो वो चीज़ें, तो यहाँ पे ना केयर एंड सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात होती है जो प्रोफेशनल्स का। जैसे कि आप बोल सकते हो, अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास विजिट करते हो तो इसलिए करते हो, राइट, क्योंकि आपने हार मान लिया कहीं ना कहीं इमोशनली या जैसे भी, एंड देन वो आपको प्रोवाइड करते कि नहीं, वो आपको हिम्मत प्रोवाइड करते, जो भी मोटिवेशन उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वैसे काइंड ऑफ इनका यही मानना था, ठीक है। अगर हम फंक्शनल अप्रोच की बात करें, तो ये बोलता है कि जो राइट टू एजुकेशन होती है ना, वो डिपेंड करता है चाइल्ड की एबिलिटी पे, स्कूल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर एक बच्चा चाहता है कि वो पढ़े, ठीक है, वो अपना राइट्स को इंडिपेंडेंटली एक्सरसाइज कर सके, उसको जी सके, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसके अंदर कैपेबिलिटीज़ है तो वो कर लेगा, ये स्कूल की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, ठीक है। एंड देन अगर हम ह्यूमन राइट अप्रोच की बात करें, तो ये एक इम्परेटिव डायमेंशन, मतलब जो ह्यूमन कल्चर है ना, उसके बेसिस पे, मतलब बेसिकली आप ये बोलो कि इनका ये मानना है ना कि जो हर एक पर्सन, जो भी चाहे वो किसी भी कल्चर से बोर्न है, ठीक है, एक होता है कि उनके पास वो जब जन्म होता है ना, तब से ही उनके पास कुछ ऐसे जो ऐसे राइट होते हैं जिसको हम हटा नहीं सकते, ठीक है। कोई पर्सन आके नहीं बोल सकता कि आपके पास राइट टू लाइफ नहीं है, ठीक है। वैसे टाइप होती है, ठीक है, कि हर पर्सन एक राइट के साथ ही जन्म लेता है। तो ये एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, चाहे किसी भी पार्ट ऑफ, मतलब कोई भी जैसा ही डिसेबिलिटी है ना, उसको एक्सेप्ट करना और इंक्लूड करना एजुकेशन सिस्टम में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। देन अगर हम बात करें द बायोफिजिकल अप्रोच की,
सॉरी, मैंने ना गलत प्रोनाउंस कर दिया। मतलब ये जो अप्रोच है वो है बायो साइको सोशल अप्रोच, ठीक है। अब इसके अंदर में ना हम मेनली सोशल फैक्टर को देखते हैं, मतलब ये इंडिविजुअल फैक्टर को नहीं देखते, ठीक है। चाहे जो भी हो, फिजिकल हो, इमोशनल हो, इन्वायरमेंटल लेवल पे, वो ये देखते हैं कि उनका इंटरेक्शन जो होता है ना वो किस तरीके से अफेक्ट करती है किसी भी इंडिविजुअल की एबिलिटी को। मतलब जो भी सोशल फैक्टर है वो इंडिविजुअल को किस हद तक अफेक्ट करती है, इसके ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। देन डिसेबिलिटी इज़ एज अ मल्टीपल आइडेंटिटी, ठीक है। अब डिसेबिलिटी को अगर हम क्वेश्चन करें तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर में, ये एक चीज़ नहीं है, ठीक है। ये हो सकता है बायोलॉजिकल, हो सकता है सोशली कुछ प्रॉब्लम, या फिर एजेंसी स्ट्रक्चर का, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। आप एक सिंगुलर आइडेंटिटी नहीं दे सकते हो डिसेबिलिटी का, ठीक है। इसमें प्लूरलिटी है, बहुत ज़्यादा है, इसमें वेरिएशन है, ठीक है। तो इसके अंदर में हमने इसके बारे में बात किया कि अलग अलग चीज़ें होती है, मतलब जो लोगों को फेस करना पड़ता है, लाइक वो बॉडीली हो सकती है, बॉडी वाइज, हाथ ना होना, पैर चल ना पाना, ये सारी चीज़ें। साइकोलॉजिकल हो सकती है ब्रेन में, देन कल्चरल भी हो सकती है, सोशल, पॉलिटिकल, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो या सोशल से रिलेटेड हो, जो सोशल स्टिग्मा जो अफेक्ट करती है उसके वजह से, तो ये है, ठीक है। देन द नेक्स्ट, द लास्ट वन इज़ द अफर्मेटिव अप्रोच। अब इसके अंदर में इनका फोकस होता है पॉजिटिव आइडेंटिटी प्रोवाइड करना। मतलब इनका मानना है कि अगर एक पर्सन जो डिसेबल है उनको एक पॉजिटिव आइडेंटिटी दिया जाए, ठीक है, तो वो कर लेंगे, उनको भी इंक्लूड कराया जा सकता है इसके अंदर में। मतलब इस लिमिटेशन को हम ओवरकम कर सकते हैं। लाइक ऐसे कि कोई हार चुका है या फिर कोई किसी को लगता है कि वो देख नहीं सकता तो वो कुछ कर नहीं पाएगा, तो उसको इस तरीके से मोटिवेट करना या उसको एजुकेशन इस तरीके से प्रोवाइड करना कि उसे लगने लग जाए कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, हम भी इंक्लूड हो सकते हैं, हम भी कर सकते हैं कुछ लाइफ में, हम भी पढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो एफर्मेटिव अप्रोच इसके ऊपर फोकस करते हैं। हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन, द कंसेप्ट। तो इंक्लूजन की अगर हम बात करें तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल या इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ पे हर किसी को, मतलब चाहे कैसा भी पर्सन हो, अगर वो एक कंट्री में है तो उसको वैल्यू किया जाएगा, रिस्पेक्ट दिया जाएगा, एक्सेप्ट भी करा जाएगा और इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होगी। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि आपने सबको इक्वल मतलब रिजल्ट देना स्टार्ट कर दिया, नहीं, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये एक सिस्टम है जो कि बैरियर को रिमूव करती है। और अगर हम OHCHR की माने तो इंक्लूसिव मतलब एजुकेशन के अंदर में बहुत सारी चीज़ें जो वो रिकग्नाइज करती है। सबसे पहला, द ऑब्लिगेशन टू एलिमिनेट बैरियर्स दैट रेस्ट्रिक्ट और बैन पार्टिसिपेशन। मतलब जो भी पार्टिसिपेशन को बैन करता है या रेस्ट्रिक्ट करता है किसी भी चीज़ को, ठीक है, उसको हटाना। देन द सेकेंड इज़ द नीड टू चेंज कल्चर। मतलब एक नीड जहाँ पे हम कल्चर को चेंज करते हैं, जो भी पॉलिसीज़ या प्रैक्टिसेस होती है हमारे नॉर्मल डे टू डे स्कूल्स में, मतलब जो हम नॉर्मल लोग जाते हैं ना वैसे वाले स्कूल्स में, तो उसमें ना जो लोगों के, जो स्टूडेंट्स की नीड होते हैं उस पर फोकस करना और चेंज करना, जो भी पहले के टाइम पे चलते थे उसमें चेंजेस लेके आना, ये बहुत ज़रूरी है। तो मतलब जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसका मेन कंसेप्ट ही ये है। अगर हम इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस इन स्कूल्स की बात करें तो ऐसा प्लेस जहाँ पे बच्चे बैठ सकते, खेल सकते, खा सकते, सीख सकते नई नई चीज़ें और अलग अलग एबिलिटीज़ के बारे में, अलग इंटरेस्ट, अलग बैकग्राउंड्स के लोग एक साथ बढ़ते, मतलब एक डाइवर्स कम्युनिटी एक साथ आके एक छत के नीचे या फिर ये बोले एक स्कूल में, एक एरिया में आके एक साथ सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एरिया जो इसके अंदर में इंक्लूडेड आती है ना, जो इम्पोर्टेंट एरिया है इसके अंदर में, सबसे पहला है एम्फेसिस ऑन पीपल सेंटर्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। मतलब हम फोकस करते हैं कि जो भी बच्चे हैं ना वो ऐसे हो, मतलब उनको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग दिया जाए कि उनको अलग अलग एक्टिविटी प्रोवाइड करें और वो उसके थ्रू सीखे, ठीक है। सेकेंड इज स्ट्रेटजीज फॉर डिज़ाइनिंग करिकुला एंड टीचिंग। अलग अलग जो भी हमारी करिकुलम एक्टिविटीज़ होती है जो हम करवाते हैं स्कूल्स में, या फिर जो भी हमारी टीचिंग है उसकी स्ट्रेटजी में इम्प्रूवमेंट लेके आना, मतलब एक स्ट्रेटजी बनाना, वो भी प्रॉपर, ताकि हम सबको प्रॉपर इंक्लूड कर सकें। देन द थर्ड इज़ फोकस ऑन क्लासरूम एनवायरनमेंट फॉर डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल्स। मतलब बच्चों की डाइवर्सिटी पे फोकस करना कि एक क्लासरूम के अंदर अलग अलग बैकग्राउंड के, अलग अलग कल्चर के, इवन डिसेबल, नॉट डिसेबल, ये सारे अलग बैकग्राउंड के लोगों को इंक्लूड करना, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज कोलैबोरेशन विद कलीग्स एंड पेरेंट्स, कि टाइम टू टाइम ना हम जो भी टीचर्स
होते हैं वो आपस में कोलैबोरेट करेंगे, बात करेंगे। इवन पेरेंट्स, टाइम टू टाइम जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है वो भी होगी, ताकि हम बच्चों की मतलब बच्चों में कमियां क्या है, बच्चों में खूबियां क्या है, ये चीज़ें डिस्कस कर सके उनके माँ बाप के साथ में। तो ये चीज़ों पे फोकस करा जाता है। तो जो आस्पेक्ट है ना इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस का, सबसे पहले मतलब इसके अंदर में जो सारी चीज़ें इंक्लूड है, सबसे पहला है करिकुलम। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम जो करिकुलम होती है हमारा उसको डेवलप्ड करें, हमारी जो लर्निंग मटेरियल्स होती है उसको इम्प्रूव करें, जो टीचर्स होती है उनकी रोल की क्लैरिटी देना, मतलब हर टीचर्स का कि आपका ये रोल है, आपको इस तरीके से सिखाना, वो चीज़ें चेंज करना, उसमें बेटरमेंट लेके आना। सेकेंड इज़ पेडागोगी। तो टीचर को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल दिया जाता है, क्योंकि टीचर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, वही हमें सिखाते हैं, इवन चाहे वो लाइफ से रिलेटेड हो या नहीं। अगर आपको सही टीचर मिल गया ना तो डैट मीन्स यू आर द लकीस्ट वन, लाइक लिटरली बहुत लकी होते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। इसके अंदर में हम टीचर्स पे फोकस करते हैं कि टीचर्स किस तरीके से रेलिवेंट या फिर मीनिंगफुल इंस्ट्रक्शन बच्चों को दे पा रही है, इवन डिसेबिलिटीज़ वाले स्टूडेंट को भी, कि प्रॉपर वे में ऐसी मॉडिफिकेशन लेके आना आपकी असाइनमेंट में, आपकी टेस्ट में, या सारी एक्टिविटीज़ में, जिससे बच्चे और बेटर सीख पा रहे हैं, चाहे वो कैसे भी है, ठीक है। तो एक यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग लेके आना, मतलब ऐसी टेक्निक या अप्रोचेस को लेके आना ताकि बच्चे सीखे भी उससे और कोई पीछे ना रह जाए। ऐसा नहीं कि एक डिसेबल है तो वो सीख नहीं पा रहा उस चीज़ से, वैसी चीज़ें नहीं होना चाहिए। इस पे हम डिसीजन मेकिंग पे फोकस करते हैं, हम स्टूडेंट्स को वैल्यू करते हैं, एक कम्युनिटी अप्रोच को फॉलो कर रहे होते हैं, एंड एक सपोर्टिव एंड रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं सारे बच्चों को, ठीक है। देन द थर्ड इज़ असेसमेंट। तो असेसमेंट, क्योंकि हमें पता है क्लासरूम में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, हम इसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। तो असेसमेंट हमारा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो बस पेन एंड पेंसिल लेके और उसी फॉर्मेट में आपको एग्ज़ाम देना है, नहीं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बिकॉज हमारे पास डिसेबल स्टूडेंट, और डिसेबिलिटी में भी कई सारे रेंज है ना, कि मतलब कोई देख नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, हो सकता है कोई लिख नहीं सकता। तो इसलिए ये जो असेसमेंट का टेक्निक्स होता है उसमें वेरिएशन होनी चाहिए, कि बच्चे किसी भी फॉर्म में जो पॉसिबल है, कि जिनके लिए पॉसिबल नहीं है लिखना, वो बोल के करे। तो ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस होने चाहिए। तो कुछ सजेस्टेड एक्टिविटीज़ है इसके लिए, असेसमेंट के लिए। सबसे पहला कि एक्स्ट्रा क्रेडिट प्रोवाइड करना, मतलब जो बच्चे ना कंस्टेंट एफर्ट डाल रहे हैं अपने जो भी एक्टिविटीज़ को फुलफ़िल करने में, जो कर पा रहे हैं ना कंप्लीट टास्क को, उनको एक्स्ट्रा क्रेडिट प्रोवाइड करना, ताकि इससे मोटिवेशन आएगा। एक्स्ट्रा पॉइंट हमारी कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर के लिए भी होना चाहिए, कि बच्चों का क्या बिहेवियर अगर अच्छा है तो उसके भी मार्क्स मिलने चाहिए। इवन स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो इवेलुएट कर सके, ठीक है, सारी चीज़ों को, मतलब जो भी वो बना रहे, जो भी प्रोग्रेस हो रहा है उनके अंदर में, उसको इवेलुएट भी कर सके, उनको पता हो, रियलाइज़ करे, ठीक है। देन बहुत सारे असेसमेंट की फॉर्मेट्स वगैरह को इंक्लूड करना इसके अंदर में, आपको कल्चरली भी प्लान करना बहुत ज़रूरी है। लाइक आप बोलते हो ना कि स्पेशली अभी तक भी ऐसी चीज़ें होती है, त्यौहार के टाइम पे ही आ जाते हैं यार एग्ज़ाम्स, कितना बुरा लगता है, ना त्यौहार एंजॉय कर पाते हैं ना पढ़ पाते हैं, मतलब दोनों तरफ दिमाग रहती है। तो वो चीज़ें भी मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि आप कल्चरली भी आपको प्लान करना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए, आई थिंक मेन वालों के लिए तो करना ही चाहिए। लाइक दिवाली के टाइम पे एग्ज़ाम कौन देता है यार, दिवाली तो बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब व्हाटएवर, तो ऐसी चीज़ है, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत आपको फोकस करना चाहिए कल्चर पे भी। एंड देन आपको रिलीजियस ऑब्जर्वेंस भी देनी चाहिए, जो डेडलाइन आप फिक्स करते हो वो किस तरीके से कर रहे हो, इस पर भी फोकस करना चाहिए। देन आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड को भी ध्यान में रखते हुए उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना। जो भी अनफेमिलियर एक्टिविटीज़ है कि उन्होंने पहले नहीं सीख रखा, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा गाइडेंस प्रोवाइड करनी पड़ेंगे, ठीक है। देन जो नीड होती है डिसेबल स्टूडेंट का, उस पर फोकस करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर में आती है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ बैरियर इन इंक्लूसिव एजुकेशन। अब इसके अंदर में कौन कौन से बैरियर आते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में, तो सबसे पहला एटीट्यूडनल बैरियर्स। तो जो एक्सेप्टेंस लेवल होती है, जो एकोमोडेशंस होती है कि हम बच्चों को कितना इंक्लूड कर पा रहे हैं ना, तो इंडियन सोसाइटी में ये ना काफ़ी हद तक कम है। मतलब हम एक्सेप्ट करते हैं बट तब करते हैं जब आधा से ज़्यादा दुनिया वाले मान रहे हो उस चीज़ को, ठीक है। हम जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब फॉर सपोज आपने कभी एक चीज़ नहीं देखा है ना, और जब आप अचानक से किसी का देखोगे आप मानोगे ही नहीं, आप बोल दोगे कि अरे यार ये सब कुछ नहीं होता है, तेरे दिमाग का खेल, वैसी चीज़ें होती है, ठीक है, इसके अंदर में। तो आई थिंक
इंडिया में मेरे को पर्सनली भी लगता है कि इंडियन सोसाइटी में थोड़ा सा ये एक्सेप्टेंस लेवल थोड़ा कम है, ठीक है। तो लोगों का जो रूट है ना वो उसी पे फोकस बिलीव कर रहे होते हैं, जो पहले से चल रहा है, जो चीज़ें मास पॉपुलेशन को फेस करनी पड़ती है वो चीज़ें ही वो मानते हैं। जैसे हाल फिलहाल में अगर हम बात करें तो अभी जेनजी वालों में स्पेशली, एंड इनफैक्ट इससे पहले वालों में मिलीनियर्स भी काफ़ी कुछ लोग फेस करते हैं डिप्रेशन एंड ऑल। बट हमारे से पहले के जनरेशन के लोग मानते नहीं कि कुछ नहीं होता डिप्रेशन एंड ऑल, तुम्हारा बस दिमाग का खेल है, वो बस घूमो फिरो खाओ पियो हमारे साथ रहो सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें होती है, ठीक है, इट्स ओके। क्योंकि चेंज करने के लिए पहले बहुत ज़रूरी है कि हम खुद को चेंज करें, राइट, हम खुद एक्सेप्ट करें उस चीज़ों को। तो वही चीज़ है कि हमारा एटीट्यूडनल बैरियर्स आते हैं। देन द सेकेंड इज़ फिजिकल बैरियर। मैं आपको टेक्स्ट बुक से समझा देती हूँ सारा, ठीक है। वैसे मैं टेक्स्ट बुक से ना भी बताऊँ तो आई थिंक ओवरऑल क्योंकि हमने इसके बारे में पहले स्टडी कर लिया है ना इसमें, तो मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि फ़िज़िकल बैरियर्स मतलब बहुत सारे फिज़िकल चीज़ें होती है ना कि लाइक नहीं ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही फिज़िकली, ठीक है, कि उनके लिए वो डिसेबल है एंड ऑल वाले। तो ये बैरियर्स भी बहुत सारे आते हैं। इनफैक्ट फ़िज़िकल बैरियर्स के अंदर में वो सारी चीज़ें भी इंक्लूड होंगी। जो हमारे स्कूल में जो भी सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड कराई जाती है ना वो भी इसके अंदर में आएगा, ठीक है। हर पर्सन का एक मतलब वो कौन से स्कूल से पढ़ रहा है, कितनी उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी गई है, कितनी मटेरियल्स प्रोवाइड करी गई, ये सारी चीज़ें भी आएगी। नेक्स्ट इज़ करिकुलम। अब करिकुलम में भी आप देखते हो हर स्कूल का, हर कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज़ का डिफरेंट तरीका होता है, राइट, डिफरेंट असेसमेंट का वे आप बोल सकते हो। उनकी जो करिकुलम होती है, जो एक्टिविटीज़ कराई जाती है, ये सारे भी हर किसी में डिफरेंट होता है। तो ये भी काफ़ी टाइम बैरियर्स आता है कि हमें समझ नहीं आता कि किस तरीके से वो मैनेज करना है। जैसे टीचर्स का ऑब्वियसली आपको पता है कुछ जगह पे मतलब एक ही स्कूल में कुछ टीचर बहुत ही ट्रेंड होते हैं, वो अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, बट कुछ वही खिसे पिटे वे में पढ़ाते हैं। तो ये बैरियर्स भी बहुत फेस करने पड़ते हैं कि हमें टैलेंटेड टीचर्स कम मिलते हैं कि जो ओवरऑल क्रिएटिविटी को होल्ड करे अपने अंदर। द लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन तो बहुत बड़ा इशू है ही, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन का मीडियम हमारा अलग होता है, तो ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, क्योंकि हर किसी का जो सोशल बैकग्राउंड है, जो कल्चरल बैकग्राउंड है, ये डिफरेंट होती है। फंडिंग से रिलेटेड बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है आजकल। तो आई थिंक नहीं, वैसे आजकल भी फेस करनी पड़ती है, मैं नहीं बोलूँगी कि नहीं करनी पड़ती है, थोड़ी कम हुई है, बट है कि फंडिंग नहीं मिलती गवर्नमेंट की तरफ से, उतना ज़्यादा नहीं मिलता। तो ये होती है। पॉलिसी बैरियर्स होते हैं कि कई सारे एजुकेशनल पॉलिसीज़ इफेक्टिव नहीं होती है, तो उसमें भी ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो अब इस बैरियर्स को ओवरकम कैसे करना है इसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले जो ज़रूरी है ना इस चीज़ को चेंज करने के, वो है कि हमारा जो आउटडेटेड या फिर पुराना जो हमारा एटीट्यूड है ना कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते चीज़ों को, उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है उसको चेंज करना, क्योंकि जब तक हम अपनी मेंटालिटी चेंज नहीं करते, जब तक हम इतने एबल नहीं होते कि हम किसी की प्रॉब्लम को भले ही पहली बार सुन रहे हैं उसको समझने की कोशिश करें, तब तक ये चीज़ें चेंज लेके आना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वो लेके आना, हमारे एटीट्यूड को चेंज करना। दूसरी चीज़ कि हर स्कूल को प्रोवाइड होनी चाहिए रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़, कि सारे स्कूल को एक बेसिक फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए कि वो प्रोवाइड कर सके एजुकेशन, मतलब अच्छे एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। तीसरा, ट्रेंड टीचर्स होने चाहिए जिनको मतलब जो ना सेंसिटिविटी या अपने एटीट्यूड ये सारी चीज़ को भी ना एक्सेप्ट कर सकें और वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकें। मतलब टीचर ऐसे नहीं होने चाहिए कि बिल्कुल इमोशनलेस है, वो समझ ही नहीं पा रहा कि बच्चों की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वेल ट्रेंड, वेल वर्स्ड होना चाहिए टीचर। देन द नेक्स्ट इज, जो भी ओरिएंटेशन स्कूल में कंडक्ट करवाई जाती है ना, जो भी टीचिंग स्ट्रेटजीज है उसके अंदर में वो सारी चीज़ों को सिखाना, मतलब ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स जो होती है ना जिसमें हम टीचर्स को सिखाते हैं, स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, तो वैसे में टीचिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स में समझाना ताकि वो बेटर सीख सकें। तो ये था हमारा इस चैप्टर में। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और नोट्स आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।